जैसा कि हम जानते हैं कि डायलिसिस रोगियों को बहुत सारे उतार चढ़ाव से गुजारना पड़ता है, इसलिए पेशेंट काउंसलिंग को ध्यान से किया जाना चाहिए। अतः अगले 5 मिनट में हम सीखेंगे कि डायलिसिस सेटअप में ये किस तरह किया जाना चाहिए। टू डू सो द की पॉइंट्स आर इंट्रोडक्शन, प्रोसीजर एक्सप्लेनेशन, आइडेंटिटी चेक, टाइम एलोकेशन फॉर काउंसलिंग, काउंसलिंग फॉर पेशेंट्स एंड अटेंडेंट्स बोथ, बैलेंसिंग काउंसलिंग अप्रोच, काउंसलिंग ऑन रिलेटेड प्रोसीजर्स, frequency of dialysis, viral marker tests, monthly tests, diet counseling, fluid restrictions, anemia and erythropoietin, creating a supportive environment in dialysis setup. So let's get started with Dr. Yasir. हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर यासिर डीसी किडनी केयर से। और आज हमारा टॉपिक है पेशेंट काउंसलिंग या पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट की काउंसलिंग करना क्यों ज़रूरी होता है, सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है। जब भी पेशेंट हमारे पास कोई आता है नया जो डायलिसिस कराने के लिए, उसको हमें समझाना पड़ता है कि इस डायलिसिस के प्रोसीजर से आपकी ज़िंदगी में क्या इम्प्रूवमेंट आएगी। क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा गया है कि जो भी मरीज़ हमारे पास आते हैं वो डायलिसिस से का नाम सुन के वो डर जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता है आम मरीज को या किसी भी आम उनके अटेंडेंट को कि डायलिसिस एक क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह उसमें सब चीज़ें होती हैं। तो मरीज़ हमारा बहुत डरा हुआ होता है। तो सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि हम मरीज़ को समझाएं कि डायलिसिस क्या प्रोसीजर होता है और उसमें क्या क्या डाइट उसको मॉडिफाई करनी है। क्योंकि डायलिसिस से पहले और डायलिसिस के बाद की जो डाइट होती है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, और क्या क्या उसको लाइफस्टाइल उसके मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है, जिससे उसको जब वो डायलिसिस कराएगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट मिल पाए। जब हम पेशेंट को सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देते हैं और पेशेंट भी डायलिसिस के बारे में समझने लगता है, तो वो एक तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है डायलिसिस के प्रोसेस में, जिससे उसकी ट्रीटमेंट जो होती है वो और बेहतर हो जाती है और वो अपनी भी जो घर पे केयर होता है वो अच्छी तरह कर पाता है, जिससे आउटकम जो होता है उसकी ट्रीटमेंट का बहुत अच्छा हो जाता है। कुछ जनरल बातें जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी पेशेंट हमारे पास पहली बार डायलिसिस कराने आता है, हमें उनकी ही लैंग्वेज में उनको समझाना चाहिए कि डायलिसिस किस प्रकार की ट्रीटमेंट है और उनको हर चीज़ डायलिसिस के बारे में समझाना चाहिए। दूसरी बात, हमें पेशेंट की आइडेंटिटी हमेशा कंफर्म करनी चाहिए कि जो भी रिपोर्ट्स हैं और जो भी पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शंस हैं और कुछ जनरल बातें पूछ के हम पेशेंट की आइडेंटिटी कंफर्म करते हैं कि जो ये सारी रिपोर्ट्स हैं और जो सारे प्रिस्क्रिप्शंस हैं ये उन्हीं पेशेंट के हैं जो हमारे पास आए हैं। जब भी पेशेंट आपके पास आता है डायलिसिस के लिए, हमेशा अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा दें पेशेंट को कि वो सब चीज़ें समझ पाए और आपसे अगर उसके कोई भी सवाल हैं तो वो पूछ पाए जिनका उनको आप आंसर कर पाएँ। आपको हमेशा पेशेंट को काउंसलिंग करना है सारे प्रोसीजर के बारे में और उनके अटेंडेंट को काउंसिल करना है। वो चीज़ आप एक समय पे भी कर सकते हैं कि दोनों को एक साथ आप बिठाएं अपने चैम्बर में और पेशेंट को और उनके अटेंडेंट को काउंसलिंग करें डायलिसिस के बारे में, या उनको आप अलग अलग भी बिठा के काउंसलिंग कर सकते हैं। काउंसलिंग करने से क्या होगा कि पेशेंट के मन में जो भी डर होगा, जो भी सवाल होंगे डायलिसिस के ताल्लुक, वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पेशेंट काउंसलिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जब पेशेंट आपके पास पहली बार आता है डायलिसिस के लिए तभी आप करते हैं। ये एक लंबा प्रोसेस है। जब भी आपके पास पेशेंट आता है डायलिसिस कराने के लिए अलग अलग सेशंस पे, आप हमेशा कुछ ना कुछ अपना समय निकालिए और पेशेंट की काउंसलिंग करिए। जब भी आप पेशेंट की काउंसलिंग करें तो उसमें बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस किस संदर्भ में कि आप कोई भी टॉपिक को छोड़े ना, सारे टॉपिक्स जो भी आपको पेशेंट को समझाने वो क्लियर हो जाएं, और ऐसा भी ना हो कि आप किसी भी टॉपिक को बहुत ज़्यादा समझाने लगे पेशेंट को, जिससे वो डर जाए डायलिसिस के प्रोसीजर से। डायलिसिस यूनिट में हर किसी की जिम्मेदारी रहती है कि वो पेशेंट को समझाएं और काउंसलिंग करें। अगर पेशेंट को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर हम जिम्मेदारी की बात करें तो वो हमारे डॉक्टर्स की रहती है।
सीनियर टेक्नीशियंस की रहती है और कभी कभी हमारे मैनेजर भी उनको काउंसलिंग करते हैं। एज अ डॉक्टर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए जब आप एक पेशेंट को काउंसलिंग करते हैं? जब भी नया पेशेंट आए आपके पास डायलिसिस के लिए, तो आप उसको प्रोसीजर समझाइए पूरा, और उसको ये बताइए कि डायलिसिस एक सिंपल और एक सरल तरीका है आपके खून को साफ करने का, जिसको हम हफ्ते में 2 बार या 3 बार भी करते हैं, और जो समय लगता है डायलिसिस के लिए वो 4 घंटे का होता है। और अगर आप डायलिसिस कराएंगे तो ये आपकी हेल्थ के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाएगा। जो कठिनाइयाँ जो मुश्किलें अभी आप फेस कर रहे हैं, धीरे धीरे जैसे आपकी डायलिसिस स्टार्ट होगी और आपके ब्लड से सारी इम्प्योरिटीज़ बाहर निकलेंगी, तो आप अपनी हेल्थ बहुत बेहतर महसूस करेंगे। और डायलिसिस जब आपकी शुरू हो जाती है तो आप कभी भी डायलिसिस सेशन को मिस ना करें। और डायलिज़र रीयूज़ पॉलिसी के बारे में हम समझाएंगे। कुछ पेशेंट्स का हम डायलिज़र को रीयूज़ भी करते हैं। ये सारी चीज़ें भी हमें पेशेंट को समझानी बहुत ज़रूरत होती है। नया पेशेंट जब भी हमारे पास आता है डायलिसिस कराने के लिए, तो उसकी वैस्कुलर एक्सेस नहीं होती है। वैस्कुलर एक्सेस वो होती है कि जहाँ से हम पेशेंट की डायलिसिस करते हैं। एज अ डॉक्टर आपको पेशेंट को समझाना है कि वैस्कुलर एक्सेस क्या होती है। या तो वो एक सेंट्रल लाइन हो सकती है जो कुछ दिनों के लिए काम करती है, और एवी फिस्टुला हो सकता है जो लंबे समय तक चलता है, या अगर जिन मरीजों का फिस्टुला नहीं बन सकता उनका हम परमाकैथ भी इस्तेमाल करते हैं। वायरल मार्कर के बारे में उनको समझाना है कि 3 तरह के जांचें हैं, हेपेटाइटिस बी, सी और HIV की, जो हम सारे मरीजों की करते हैं जब भी वो हमारे पास आते हैं। और पीरियोडिकली भी हम कुछ समय में हम उनके ब्लड टेस्ट करते रहते हैं, जो हमें बताते हैं कि पेशेंट की तबीयत अब कैसी है और किडनी फंक्शन कैसा उनका चल रहा है। डाइट एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको अपने पेशेंट को समझाना है, क्योंकि जो डाइट होती है वो डायलिसिस से पहले और डायलिसिस के बाद बिल्कुल चेंज हो जाती है। अगर हम डायलिसिस से पहले की बात करें तो उसमें हमें प्रोटीन की रिस्ट्रिक्शन होती है, हमें प्रोटीन नहीं खाना होता। बट जब मरीज डायलिसिस पे आ जाता है तो हमें वो डाइट हाई प्रोटीन डाइट में चेंज हो जाती है। पानी का सेवन भी बहुत हमें नाप तोल के करना होता है, क्योंकि हमने देखा है कि सारे डायलिसिस के जो हमारे पेशेंट्स होते हैं उनका यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो उसके बारे में भी आपको पेशेंट को समझाने की ज़रूरत है कि जितना भी आप फ्लूइड लें उसको बहुत ध्यानपूर्वक लें। कभी भी ऐसा ना हो कि आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए, तो वो आपके लिए घातक हो सकती है। एनीमिया भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको आपको अपने मरीज को समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि सारे मरीज जो हमारे डायलिसिस के होते हैं उनका HB लेवल कम होता है। तो आपको मरीज को ये समझाना पड़ेगा कि आप कुछ दवाइयाँ, कुछ इंजेक्शंस लेके वो एनीमिया को ठीक कर सकते हैं अगर आप उनको रेगुलरली बेसिस पे ले रहे हैं। अब इस वीडियो के टेक होम मैसेज की बात करेंगे। हमेशा अपने मरीज को इस तरह समझाइए कि वो डायलिसिस के प्रोसीजर से डरे ना। रेगुलर डायलिसिस सेशंस पे कभी ना कभी उसकी हर टाइम निकाल के उसकी काउंसलिंग करते रहिए, जिससे पेशेंट अपने डायलिसिस के प्रोसीजर को बेहतर से बेहतर समझे। हमेशा पेशेंट्स को डायलिसिस की इम्पोर्टेंस बताते रहिए कि वो उसकी हेल्थ की बेटरमेंट के लिए है। इससे उनकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी जैसे जैसे समय बीतेगा। और पेशेंट को हमेशा काउंसलिंग करिए कि वो कभी भी अपना डायलिसिस सेशन मिस ना करें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो या कोई भी सवाल हो, आप हमें वो कमेंट कर सकते हैं या हमको पोस्ट कर सकते हैं। DC किडनी केयर की टीम आपके लिए हमेशा मौजूद है आपके जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच।